तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरीके का फीचर, उसमें बैक्टीरिया के दो ग्रुप बनाए हैं। एक का नाम यू बैक्टीरिया और एक का नाम आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के जो क्लासिफिकेशन है वो बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और वो हम लोगों ने किया भी था एवोल्यूशन के बेसिस पे भी कह सकते हो, जिसके लिए बायोकेमिकल एविडेंसेस यूज किए गए हैं। प्राइमरीली 16S आरआरएनए को बनाने वाली जीन का सीक्वेंस सेम नहीं है। खैर, आर्की बैक्टीरिया को डिटेल करना है, और आर्की बैक्टीरिया के मेंबर्स को हम लोग उनके हैबिटाट के बेसिस पे तीन नाम से पुकारते हैं: मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरा जिसका नाम होगा हेलोफाइल्स। ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। कंपेयर करके पढ़ते हैं, छोटे से में हो जाएगा। या तो ये बात हमारी आती है दिमाग में कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, हमने कहा था बैक्टीरिया बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, दो ग्रुप क्रिएट किए थे। एक या तो बैक्टीरिया कहोगे या यू बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप नाम आर्की बैक्टीरिया है, सिर्फ आर्की। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो तब जब मेंशन करते हैं आर्की बैक्टीरिया के लिए, फर्स्ट दे लिव इन हार्श हैबिटाट्स। कौन सा रोल नंबर है ये? 303। तो हम लोग ये बात कहते हैं कि दैट हमने तीन ग्रुप बनाए: हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तीनों के नाम के हिसाब से हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग हो गए, थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब टेम्परेचर एंड एसिड लविंग, और तीसरे ग्रुप का नाम है जिसे कह रहे मिथेनोजन, मीथेन बनाने वाले। मीथेन बैक्टीरिया नहीं, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया। मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजन कहते हैं, और मीथेन निपटाने वाले को, यानी उसको ऑक्सीडाइज करने वाले को कहते हैं मीथेन बैक्टीरिया। दोनों में डिफरेंस है भाई। हम मिथेनोजन पढ़ रहे हैं, मीथेन बैक्टीरिया नहीं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग है। पिछली क्लास में कंपैरिजन देखो, हमने यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया को कंपेयर किया था, और वहां कंपेयर करके माइक्रोब्स मत देखना, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का टेबल देखना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं। तो हम ऐसे मेंशन करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल कंपोजिशन का डिफरेंस है। शायद यही सेल वॉल कंपोजिशन का डिफरेंस हेल्प करता है आर्की बैक्टीरिया को ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी बहुत ज्यादा सेलाइन कंडीशन, गर्म टेम्परेचर, एसिडिक पीएच में रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए कैपेबल बनाता है। आप इसे एडाप्टेशन कह सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि ये शुरू से ही ऐसे थे कि मेरे पास स्वेटर है इसलिए मैं घूमने शिमला जाऊंगा। शिमला जाना है इसलिए क्या ले जाना है? स्वेटर ले जाना है। समझ गए? क्लियर? तो यानी ये हैबिटाट के कारण आने वाला करेक्टर है।
आर्किबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। रीजन में लिखता हूं, आर्किबैक्टीरिया हैव मॉडिफाइड सेल वॉल। उन्होंने अपने आप को बदल दिया है, इसलिए वो वहां पर रह सकते हैं। बात पर ध्यान दें, अगर इंग्लिश ज्यादा अच्छी है तो बिल्कुल ही जरूरी देना चाहिए। कैन सर्वाइव, रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं या कैसे रह सकते हैं? बिकॉज दे हैव मॉडिफाइड देयर सेल वॉल। एक और असर्शन रीजन लिखने को बनता है, जिसे मैं लिखूंगा असर्शन में, आर्किबैक्टीरिया हैव मॉडिफाइड सेल वॉल। लो, चेंज कर दिया। रीजन लिख रहा हूं, आर्किबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। बताओ भाई, ए और आर दोनों सही हैं। मुझे तो ये पूछना है कि इसके अंदर क्या ये करेक्ट रीजन है या नहीं। दूसरा वाला यार देखो, बोलो। सेल वॉल के मॉडिफाई होने का रीजन क्या है उसका? हैबिटाट। ये नहीं लिखा कैन सर्वाइव, वो रहते हैं। बात सुनिए, यहां पे लिखा है लिव इन, दे आर लिविंग इन। तो मॉडिफाई क्यों हुई उनकी सेल वॉल? बिकॉज दे आर लिविंग इन सच कंडीशन वेयर चेंज इन द सेल वॉल इज एक्सपेक्टेड। राइट, दोनों ही केस में असर्शन रीजन ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सब लैंग्वेज का डिफरेंस है भाई। लैंग्वेज पे ध्यान दें, जो चीजें अंडरलाइन करी हैं वहां पर इंफेसिस दीजिए, आपको अपने आप बात समझ में आएगी। यहां लिखा है आर्किबैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में रह सकता है। कैसे रह लेता है? क्योंकि उसने आपके आप को ऐसा बना लिया है। फिर देखिए, यहां लिखा है आर्किबैक्टीरिया ने अपने आप को अलग बना लिया है। कैसे, क्यों बना लिया अपने आप को अलग? क्योंकि उसका हैबिटाट कैसा है? अलग है। हम्म
कौन सा रूम ढूंढ दिया यार, घूमने तक की जगह नहीं है इसमें। वहां कौन से माइक की आवाज आ रही है साथ में? अरे आवाज है। हाँ, मेरे साथ दूसरी आवाज भी आ रही है ना, मेरी ही। इसका स्पीकर तो मैंने बंद कर दिया, आ रही थी ना। किसी और की भी आवाज है यहाँ पे, मतलब मेरी आवाज मेरे को दोबारा सुनाई दे रही है। जगह ही नहीं। इनके टीचर पढ़ा कैसे लेते हैं? मैं ऐसे हाथ घुमाऊंगा ये गिर विर जाएगा कहीं। तो चले हम लोग ऐसे ही ग्रुप बना के कंपेयर करेंगे। राइट, वी हैव 3, हमारे पास 3 अलग अलग एग्जाम्पल। एक हेलोफाइल्स, दूसरा थर्मोएसिडोफाइल्स और तीसरा मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स मतलब इन salt areas with at least 10 m स्ट्रेंथ। इससे वीक स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, इससे वीक स्ट्रेंथ में फिर ये मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सदियों से जिस जगह पर ये रहते आए वहां पर रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक्सेस ऑफ सॉल्ट इकट्ठा कर लिया। अब ये एक्सेस ऑफ सॉल्ट इनके अंदर ऑलरेडी है, अगर बाहर डाइल्यूशन हो जाए या इन्हें फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर दोगे तो ये ऑब्वियसली मर जाएंगे। These have excess of mineral salt ions। सॉल्ट में सरवाइव करने का तरीका है सॉल्ट आयन ज्यादा होने चाहिए। थर्मोएसिडोफाइल्स टेम्परेचर एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। थर्मस एक्वाटिकस, ये एग्जाम्पल है दैट इज नोन फॉर द एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस। एग्जाम्पल है जिससे एंजाइम मिलता है, नाम है टैक पॉलीमरेज। नहीं शायद, दिस इज सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम इसी से मिला है। ये टैक पॉलीमरेज जो है पीसीआर में यूज होगा, इज अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होगा इसका। मिथेनोजेंस, मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग इन coal mines, marsh areas, deep water in paddy fields। लेकिन ये सिम्बायोटिक भी मिलते हैं। symbiotically in gut of ruminants, their dung obviously in cattle yard। ऑब्वियस है भाई, जब पेट में होंगे तो इसका मतलब है डंग में भी होंगे। डंग आके कैटल यार्ड में गिरेगा तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं। अकरेंस या तो फ्री लिविंग है या फिर सिम्बायोटिक, दोनों तरीके से मिलेंगे। बोथ काइंड्स आर नोन।
दोनों फॉर्म में मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, जो मीथेन बनाएगा वो अनएरोबिक ही हो सकता है, क्योंकि एरोबिक होगा तो जाहिर सी बात है मीथेन बनाने से पहले खुद जल जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि मेथेनोजेंस आर ऑब्लिगेट अनएरोब, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाएंगे। डन। हमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, जिसकी एग्जाम्पल की जरूरत थी हमने मेंशन कर दिया है। हम मीथेन बनाएंगे ना बायोगैस प्लांट में, वहां पे मेथेनोजन का नाम लिख देंगे, यहां जरूरत नहीं है। देयर इज नो मेंशन अबाउट देम, लीव इट। सिमिलरली दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट का एक और टाइप, उसे कहते हैं यू बैक्टीरिया। ई यू ये वर्ड लगता है ट्रू के लिए, जैसे यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस, वैसे यू बैक्टीरिया माने ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया है तो मतलब उसके पास सेल वॉल होगी, पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की बनी हुई होगी, मोटाइल है तो फ्लैजेलम होगा। खैर हम एक एग्जांपल लिखते हैं यू बैक्टीरिया का और उसमें नाम आता है साइनोबैक्टीरिया का। वाह, जो एक एल्गी हुआ करता था और आज हम उसे क्या मानते हैं, एक बैक्टीरिया मानते हैं। हम साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल यू बैक्टीरिया में पढ़ने वाले हैं। तो यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स मतलब बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स। आर्की और यू बैक्टीरिया में काफी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि दोनों के सेल टाइप प्रोकैरियोटिक हैं। डीएनए में, आरएनए में सिमिलरिटीज मिलेंगी। अब अगली बात जो मैं बताता हूं यहां यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल यानी साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो वो होते हैं फोटोसिंथेटिक। हमें पढ़ना है उनके सेल्स के बारे में। डायग्राम है, लेबलिंग है, जो हमें ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। EU means true. सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इसी को कहा जाता है MUREIN, म्यूरिन। साथ में होता है लिपिड। मोटाइल मेंबर्स आर फ्लैजिलेटेड, अगर मोटाइल हैं तो उसमें फ्लैजिला होगी, नहीं तो नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल। सच एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया इज साइनो बैक्टीरिया, पुराना नाम मिक्सोफाइसी, या फाइसी का मतलब है क्लास ऑफ एल्गी,
मिक्सो का मतलब है स्लाइम लेयर, लेकिन मैं अभी कुछ और लिख रहा हूं यहां पे, मैं कहूंगा इसे ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इसे ऐसे नाम से जाते थे, अब क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, यूबैक्टीरिया का पुराना नाम मिक्सोफाइसी है, अभी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। करेक्टर सुन लो, मिक्सो वर्ड का मतलब क्या है यहां पे, फिलामेंट विद म्यूसिलेज। किताब में लेबलिंग मिलेगी, जेलाटिनस टीथ माने सराउंडिंग, इसलिए वर्ड लगाया मिक्सो। तो ब्लू ग्रीन क्या लगाया है भाई, ब्लू ग्रीन क्यों लिखा है, बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट के बेसिस पे इसका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ना एल्गी का ना एक करेक्टर है, याद रखें, एल्गी जितनी भी हुई हैं उन सब एल्गी का एक करेक्टर है। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कितने किंगडम, टू किंगडम में प्लांटी होता है और एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी के अंदर एक ग्रुप आया, उसका नाम था थैलोफाइटा, ठीक है। और थैलोफाइटा में क्लासेस बनी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, और पिगमेंट के बेस पर जब ये क्लासेस बनाई गई तो उस समय टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का कोई जिक्र नहीं था। तो सारे के सारे थैलोफाइटा इकट्ठे थे, डिफरेंस था पिगमेंट का। तो ऐसे ही जिसमें ब्लू ग्रीन कलर के पिगमेंट आए वो जान लो, लेकिन उससे पहले जान ले थैलोफाइटा में जितने भी मेंबर हैं वो सब एल्गी हैं। एल्गी का कैरेक्टर होता है कि उसके पास क्लोरोफिल ए और थैलस बॉडी, ये चीज कंपलसरी है। एल्गी का मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल ए मिले और थैलस बॉडी, थैलस बॉडी मतलब जिसके हाथ सर पैर का पता नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं कौन सी बॉडी, थैलस। मतलब अनडिफरेंशिएटेड, द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी को अलग अलग पार्ट में रूट स्टेम लीफ टाइप ऐसे डिवाइड नहीं करते। मल्टी सेलुलर होकर भी जिसमें बॉडी पार्ट्स के अलग अलग नाम या फॉर्मेशन ना हो, वो थैलस है। हम पिगमेंट पर ध्यान दे दें तो यहां साइनोबैक्टीरिया के पास बेस्ड ऑन पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, तो हम कहते हैं हायर प्लांट्स के जैसा, इसके पास हायर प्लांट्स के जैसे एक पिगमेंट है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए, उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल ए। और बाकी कुछ और पिगमेंट है, ऑल्सो कंटेन फाइकोबिलेंस, इसमें फाइकोबिलेंस भी होते हैं। अब ये फाइकोबिलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका नाम होता है फाइकोसैनिन, फाइको एरिथ्रिन, ऐसे अलग अलग नाम है। चलो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ डिफाइन करना है अभी।
पिगमेंट के नाम है। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, और ये जो साइनोबैक्टीरिया मैं बनाऊंगा उस पर ध्यान दें। यू बैक्टीरिया में एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। वैसे CYAN साइन जिसे कहते हैं ना, उसका मतलब होता है ब्लू, राइट। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्लू, ब्लू ग्रीन कलर, याद रखो। साइनोबैक्टीरिया की बात चलती है तो हम तो कहते हैं कि इसके मेंबर होते हैं यूनिसेलुलर, अकेले रहें तो ठीक, नहीं तो क्या हो सकते हैं? कॉलोनियल, या फिर फिलामेंटस है। फिलामेंटस का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, याद रखें। अब सुनो, ऐसा है चाहे वो यूनी या मल्टी सेलुलर हो, उनमें फ्लैजला नहीं होती। मैं बात फिलामेंट की कर रहा हूं, बन कैसे गया? फिलामेंट है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में टाइप ऑफ सेल पे ध्यान देना, फिलामेंटस वर्ड के डेफिनेशन पर ध्यान देना, कैसे लिखते हैं। उन्होंने डायग्राम दिया और डायग्राम को मैंने पूरा किया है कि सेल्स है यहां पे दो तरीके के। पहले जो मैं बना रहा हूं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं बनाई अभी मैंने, अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं। अब इनमें सेल्स कैसे हुए? ग्रीन। मोस्ट ऑफ द सेल्स को मैंने कैसा बना दिया है? ग्रीन, यानी क्लोरोफिलस है ना, इसलिए क्या बना दिया है? ग्रीन। नंबर 2, अब मैं बना देता हूं इधर इनकी सेल वॉल। यहां कुछ और सेल हैं जो काफी अलग हैं, कुछ सेल हैं जो काफी अलग है बाकियों से, वो ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे, कई ये कलरलेस दिख रहे हैं जैसे। मुझे इन सबको लेबल करना है। ध्यान दें, ये है ग्रीन कलर का सेल। एक मिनट, ग्रीन वाले को इधर लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो बिना ग्रीन पे आना है ना, जो ग्रीन नहीं है। लेकिन उससे पहले, जो ग्रीन है ग्रीन नहीं है की बात बाद में, पहले मुझे किसकी डेफिनेशन निकालनी है? फिलामेंट की। अभी एक चीज रह गई है इस पे बनानी, और जो वो रह गया ना बनाना, वो मालूम है क्या है? वो है इसके बाहर प्रेजेंट जिलाटिनस शीथ। ये अब बना रहा हूं मैं, या जिसे आप कह रहे हैं म्यूसिलेज, जिसमें ऐसा लगता है सारे सेल आपस में फंसे हुए हैं, चाशनी टाइप का मटेरियल, सब कुछ उसी में जम गया चाशनी में, मक्खी भी और जलेबी भी। सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रखने में काम कर रहा है। तो एक के बाद एक सारे पार्ट्स को ध्यान से सुनना। ये सबसे अंदर सेल वॉल के समेत जो बनाया उसे बोलता हूं ट्राइकोम। उसे मैं लिखूंगा TRICHOME, ट्राइकोम। उसके बाद सेल वॉल के बाहर मुझे एक लेयर दिख रही है, ये लेयर जिलाटिनस शीट है। ये
तो ट्राइकोम को घेरे हुए या कहिए जिलाटिनस शीट से घिरा हुआ ट्राइकोम होता है, उससे हम लोग नाम देते हैं फिलामेंट। इन दोनों को मिला के जो बना उसका नाम फिलामेंट है। हमें ये दो लेबल दिए हुए हैं किताब में, एक फिलामेंट का और दूसरा जिलाटिनस शीट का। अब इसको समझ लेते हैं जरा। ये नॉन ग्रीन है और ये वाले सेल कैसे हैं? ग्रीन। इधर आओ, पहले इसको लिख लूं उसके बाद उधर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि दैट दीज सेल्स आर ग्रीन सेल्स। जो सेल ग्रीन है उनके पास में क्या है क्लोरोफिल ए। इनके पास क्लोरोफिल ए है। सुनो, क्लोरोफिल ए रख के सेल कर क्या सकता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अलग अलग रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन, दूसरे का नाम डार्क रिएक्शन। ये क्लोरोफिल ए लाइट रिएक्शन में काम आता है। तो हम कहेंगे ग्रीन सेल्स के लिए क्लोरोफिल ए प्रेजेंट, और साथ में बताएंगे कि लाइट रिएक्शन के लिए 2 फोटोसिस्टम्स यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, यहां पर H2O स्प्लिट कर रहा है और H2O के स्प्लिटिंग होने से यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। H2O splitting evolves oxygen। नेक्स्ट, अगला जो मेंशन करते हैं वो हैव क्लोरोफिल ए 2 फोटोसिस्टम H2O splitting evolves oxygen। और क्या कह सकता हूं? दिस इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। शायद सुना हुआ हो, शायद नहीं। फोटोसिंथेसिस के और भी नाम है, जैसे कार्बन फिक्सेशन, जैसे एसिमिलेशन। सी कार्बन के लिए लिखा है कार्बन फिक्सेशन, यहां मैं लिखूंगा एसिमिलेशन। ओके, गॉट इट, समझे? यह है पहला हिस्सा। दूसरे टाइप के सेल कैसे? नॉन ग्रीन। ये नॉन ग्रीन सेल को हम लोग लिखते हैं हेटेरोसिस्ट। क्वेश्चन इसी पर ही आएगा। स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, गजब बॉडी है भाई। एक ही बॉडी में कार्बन फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों हैं। स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसा क्या स्पेशल हुआ इसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना एक रिडक्शन रिएक्शन है। आपने लिखा है पीछे, ढूंढो कहां। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना एक रिडक्शन रिएक्शन है। आपने कहीं लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन? लिखा है ना? कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा है भाई। उससे ऊपर देखो 4 स्टेप लिखे नाइट्रोजन साइकिल के, लिखे। अब उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन ढूंढ। ढूंढा? मिला ना? तो क्या लिखा है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में? नाइट्रोजन टर्न्स इनटू अमोनिया। वो एक रिडक्शन रिएक्शन है और ऑक्सीजन सेंसिटिव होती है। तो जहां पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ना, यानी इस तरीके के सेल, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्लोरोफिल के होने से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो बोला हटाओ उस क्लोरोफिल को जो ऑक्सीजन लिबरेट करवा रहा है, ताकि ना ऑक्सीजन लिबरेट हो ना यहां पर एरोबिक कंडीशन हो। तो ऑटोमेटिकली जब एरोबिक नहीं होगी तो क्या होगी? अनएरोबिक या अनऑक्सिक, या कहो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तो क्या होगी? रेड्यूसिंग। स्पेशलाइज्ड सेल की खासियत बताएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर रहा है, इसकी खासियत नंबर 1,
इसमें हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके अंदर अनएरोबिक या फिर अनऑक्सी एनवायरमेंट है। डू नॉट लिबरेट O2, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करता। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, सॉरी कार्बन फिक्सेशन नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सेल्स हैं भाई, याद रखें। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कार्बन फिक्सेशन। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं नहीं, और कौन सा एग्जाम्पल है जो कार्बन फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों कर रहा है? इस तरीके का क्वेश्चन कॉमन है।
डन हो गए ये। हुआ। पूछते हैं साइनोबैक्टीरिया मिलता कहाँ है। तो साइनोबैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा ना, बैक्टीरिया तो वैसे सब जगह मिलते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अक्रेंस के बारे में बात करते हैं कि दैट इट कैन बी फाउंड, वन फ्री लिविंग हो सकता है या फिर सिम्बायोटिक हो सकता है। फ्री लिविंग, जैसे किसी तालाब में हम लोग उसके सरफेस को ग्रीन या ब्लूइश होता हुआ अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर साइनोबैक्टीरिया है। वैसे पानी का कलर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पानी में कलर आ जाए तो इसका मतलब है पानी पॉल्यूट हो गया। यानी साइनोबैक्टीरिया के आने के कारण भी पानी पॉल्यूट होगा। ये मत बोलना सर ये तो अच्छा है ना, ये तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये तो पानी में अच्छे होंगे। नहीं अच्छे होंगे भाई, ऐसे पानी को आप नहीं पी सकते। बात तो समझिए। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया काय से कवर्ड है? म्यूसिलेज से। म्यूसिलेज मतलब एक चिपचिपा सब्सटेंस, अगर किसी ने निगला तो गले में फंस जाएगा, दम घुट के मर जाएगा। आई बात समझ में? यानी नेचुरली इनका प्रीडेटर नहीं है, इनको कोई खाने वाला होगा नहीं, इसलिए ये जहां लगेंगे उस पानी का सोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद। वहां कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं लग सकता। ये कैसे पानी के सोर्स पे लगते हैं? ठहरे हुआ पानी, जहां पर ऑर्गेनिक लोड बढ़ रहा है, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। क्यों? ठहरा हुआ पानी है। कुछ भी उस ऑर्गेनिज्म, सॉरी, पानी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, वो कहां जाएगा? उसी पानी में नीचे डूब जाएगा। राइट? कहीं तो बह के जाएगा नहीं, वो डिकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा रहा होगा, न्यूट्रिएंट बाद में रिलीज होंगे, मिनरल वगैरह अट्रैक्ट करेंगे एल्गी को कि यहां ग्रो करो। ऐसी लेक जहां पे न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज्यादा, उसे कहते हैं यूट्रॉफिक लेक। ई यूट्रोफिक मतलब न्यूट्रिएंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड है। सॉइल अगर यूट्रॉफिक हो तो अच्छी बात, खेती अच्छी होगी। लेकिन पानी अगर यूट्रॉफिक हो जाए तो पानी का पोल्यूशन, पानी में मिनरल का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। सॉइल में हो तो अच्छी बात है। देखिए कहां मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया के अक्रेंस के बारे में। फ्री लिविंग ऑन मॉइस्चर सरफेस या यूट्रॉफिक लेक। यूट्रॉफिक का मतलब यहां पे क्या है? न्यूट्रिएंट रिच। ऑफन फॉर्मिंग एल्गल ब्लूम, वहां पर इनकी ज्यादा ग्रोथ होने के कारण नाम लगता है एल्गल ब्लूम। इसे हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। जहां एल्गल ब्लूम होगा ना, याद रखें, वाटर बिकम्स टर्बिड, पानी का कलर गंदा हो गया। टर्बिड का मतलब है कलर्ड वाटर। नंबर 2, वाटर स्टिंक्स, उसमें गंदी बदबू आई। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ
डिसॉल्व ऑक्सीजन गई, रहेगी नहीं ऐसे पानी में, इसी के कारण होगा किलिंग ऑफ फिशेस, मछली मर गई क्योंकि गई भैंस पानी में। तो यानी रीजन यही है, वहां पर जहां पर भी हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट को बढ़ते हुए देखें, नदी में यूट्रोफिकेशन नहीं होता, बहता पानी है, लेकिन तालाब में, लेक, पॉन्ड में ऐसी चीजें कॉमन है। ठीक है, कि इरिगेशन का पानी बहते हुए वहां पहुंच जाए तो ऐसे पॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगा, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग अकरेंस था ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया का, ये फ्री लिविंग है। दूसरा केस बताता हूं, दैट विल बी सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिकली किसी के साथ क्यों रहेंगे, मुद्दा खास है, इनके लिए सिम्बायोटिक क्यों रहे। सिम्बायोटिक विद सर्टेन फंजाई टू फॉर्म एजोटोडेस्मिक लाइकन। क्या मतलब, एजोट मतलब नाइट्रोजन है, एजोटोडेस्मिक लाइकन मतलब वो लाइकन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। दूसरा सुनो, एक ब्रायोफाइट होता है, उसका नाम है एंथोसिरोस, उसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगी। जहां पर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करे, हर जगह पर नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होगा। वाटर फर्न नाम होता है अजोला, जिम्नोस्पर्म है, नाम है उसका साइकस, जहां पे वो प्रेजेंट होगा एस कोरोलॉइड रूट्स, इससे कोरोलॉइड रूट्स बनती हैं। सब काम के आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है भाई। और सुन, है नहीं कहीं पे, यहां पे इधर नहीं है। जब प्लांट किंगडम में साइकस पढ़ेंगे ना, तब भी नहीं आएगा, लेकिन पेपर में आया है, बताइए। और एनसीईआरटी में है नहीं, होता है ऐसा। डन। तो देखो, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर में हो, बुरी बात है, क्योंकि फिशेस या बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। बताइए, अच्छा बुरा दोनों। यहां एल्गल ब्लूम के कारण साइनोबैक्टीरिया को मिलते हैं -1। तरीका है पढ़ने का, इधर सुनो। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कारण बनता है +1। ठीक है, और सुनिए, यहां लिखा है हमने, फोटोसिंथेसिस करके एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। इसके लिए भी इसको मैं देता हूं +1।
1, जस्ट करेक्टर बता रहे हैं, अच्छी बात +1, बुरी बात -1। ओके, जस्ट याद करने के लिए कि क्या लाभ क्या हानि, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है इसके लिए। वैसा ये जितने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन ही तो कर रहा है, इन सब का फायदा होगा ना इससे, इसके लिए भी इसको मिलता है +1। इसीलिए कहेंगे साइनोबैक्टीरिया को आप एज बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं टू एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। डन हो गया ये साइनोबैक्टीरिया ओवर। अगला दिया है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा कैसे? तो भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हाथ के पंजे के निशान पर ध्यान दें, वहां पर मैंने बताया है आपको कि किंगडम मोनेरा के अंदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ एक, उसे कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड दैट मेथड इज नेम्ड एज फिजन। कब? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। हम फिजन को माइटोसिस के जैसा मानते हैं, यानी जैसे क्या 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 वाटर, गंदी बदबू, स्टिंक मतलब स्मेल, गंदी स्मेल, है ना। तो हम ये कहते हैं कि दैट फिजन से बनते हैं 2 सेल, 1 से 2 बन जाएंगे, या कि 2 की पावर n। हर जनरेशन में नंबर क्या होते चले जाएंगे? डबल। 1 से बने 2, 2 से कितने हो जाएंगे? 4, 4 से कितने हो जाएंगे? 8। यानी ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसे में एक क्वेश्चन बन जाता है यहां पे फिजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू 2 की पावर n। हम माइटोसिस में ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन। राइट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 7 जनरेशन में एक बैक्टीरियल सेल कितने बैक्टीरिया बना देगा बताइए? 7 जनरेशन में कितने बैक्टीरियल सेल हो जाएंगे? 1 से 2 की पावर 7, 128। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, टी टाइम के बाद नंबर ऑफ सेल कितने होंगे अगर इनिशियल नंबर n नॉट है, तो निकल सकता है। करेंगे ट्राई। ये इनिशियल नंबर है, ये फाइनल साइज है। एक क्वेश्चन देखिए, 175 मिनट्स का टाइम है। साइज ऑफ कॉलोनी, if
10⁻15 सेल्स में हर सेल 35 मिनट्स में डिवाइड करता है। क्या सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? तो आंसर बताना है। एनटी कितना होगा निकाल सकते हो क्या? ट्राई करिए। एन नॉट आपको दिया हुआ है 10⁻15, 2 आप निकाल सकते हो 175/35। तो एनटी आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, वैल्यू तुम्हारे सामने, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट प्लीज। सॉल्व करिएगा जल्दी से, झटपट कैलकुलेशन करें। कितना कितना आया? 2⁵ यानी 32। एनटी यहां पर आ जाएगा 2⁵ इंटू 10⁻15 यानी 32 इंटू 10⁻15 सेल्स हो गए। ये 5 कहां से निकाला है तो वो सुन लो। 175 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू आया 5। ये एन निकालने के लिए यूज किया है। ये कैलकुलेशन है भाई, आंसर है। कंडीशंस याद रखें। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल में नहीं। ओके, गिन रहे हो क्या एक एक करके?
नकल ही करनी थी। डायग्राम क्या दिखा रहा है, तो बोल रहे डिवाइडिंग बैक्टीरियम बाय कौन सा मेथड, बाइनरी फिशन। बाइनरी क्यों बोला है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है ना, इसलिए बाइनरी 1 से 2, इसलिए बाइनरी बोला जा रहा है। फिशन का मतलब तो सिर्फ स्प्लिट करना होता है, उसमें कहां लिखा है कि 2 बनेंगे। बाइनरी लिख दोगे तो कितने बन रहे हैं, 2। तो ये हो गई फेवरेबल कंडीशन। लेकिन सबसे कॉमन टाइप का बैक्टीरिया बोलो कौन, पीछे पलटो देख के बता दो, पढ़ो। मॉर्फोलॉजी इज डाइवर्स, उसमें सबसे कॉमन टाइप का बैक्टीरिया कौन है, बैसिलस। बैसिलस के सेल जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो रॉड शेप का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्पोर बना लेता है, उस स्पोर का नाम एंडोस्पोर है। ये गजब है भाई, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब जनसंख्या बढ़े, अनफेवरेबल कंडीशन आई, रॉड शेप वाले ने एक स्पोर बना लिया, नाम एंडोस्पोर। अब जरा कहानी सुनिए इसके बनने की। कहानी ऐसी है कि जैसे मान ले कि बैसिलस यानी रॉड शेप का एक एग्जांपल होता है लैक्टोबैसिलस, दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क। जब टेम्परेचर कम किया, यूजुअली डेयरी वाली जो दूध कलेक्ट करते हैं ना, वो ऐसे कंटेनर में दूध लेके जाते हैं जो डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर होने का मतलब कि अगर ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे तो गर्म। तो दूध जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पैकेट वाली की बात नहीं कर रहा हूं, केन्स की बात कर रहा हूं मैं, बैरल्स की बात कर रहा हूं, वो दूध ठंडा ट्रांसफर किया जाता है, जिसका आइडियल टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना, 4। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग नहीं, का टेम्परेचर भी कितना है, 4 डिग्री और उससे कम। 4 से नीचे रेफ्रिजरेशन माना जाता है। तो यानी हम कहते हैं कि हम ठंडा दूध ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, गर्म क्यों नहीं कर देते। और कभी कभी ये होता है कि उन बकेट्स के अंदर या उन बाल्टियों के अंदर क्या डाल दिया, बर्फ। फिर लोग बोलते हैं पानी मिला दिया, अरे पानी नहीं मिलाया था, क्या मिलाई थी, बर्फ मिलाई थी। क्यों, ताकि दूध कैसा रहे, ठंडा। नहीं तो होगा ये कि वो दूध अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले फट जाएगा, राइट, लिक्विड का सॉलिड हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर कम। तो यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर या उससे कम टेम्परेचर पर लैक्टोबैसिलस एक्टिव नहीं होता। अगर टेम्परेचर बढ़े, 22, 23, 24 डिग्री तक आए, 35 डिग्री तक आए, तो लैक्टोबैसिलस अपनी औकात पे आते हैं और डिवाइड करते हैं। जब वो डिवाइड करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनको खाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, दे लैक्टोज पे हमला और क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड। दूध क्या हो गया, सोर, खट्टा, गया, खत्म। अब वो दूध नहीं है। कब होगा ऐसा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कम टेम्परेचर पर ये लैक्टोबैसिलस यानी रॉड शेप का बैक्टीरिया स्पोर बना रहा है। फिर दूसरा सुनिए, हम लेते से ही दूध को क्या कर देते हैं, अब हमने दूध लगाया, मान लीजिए ऑर्गेनिक, सर पास्चराइज नहीं आता है, हमारा दूध कैसा आता है, बिल्कुल फ्रेश आता है। आपको जल्दी से जल्दी उबाल लेना है, नहीं तो वो दूध खराब हो जाएगा। तो अपना भरोसा मत लेना, हमें मत बोलना दूध फट गया है, राइट। उसने कांच की बोतल में या प्लास्टिक के बैग में मेरे घर के बाहर दूध, दरवाजे पर दूध छोड़ दिया है। अब मैं देखता हूं कि सुबह 5:30 बजे वो दूध रख के गया है, मैं निकालूंगा उसको जल्दी से अंदर और उसको गर्म करने लगा दूंगा। क्यों, वो लाया है ठंडा, बाहर रखा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगेगा, तो स्पोर से बाहर कौन आने लगेगा, लैक्टोबैसिलस। उससे पहले मैंने उसको गर्म करने लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ा, बैसिलस यानी रॉड शेप बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्पोर से बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन गर्म करने का, उबालने का इसको, या तो लेस टेम्परेचर हाई, सॉरी लेस टाइम हाई टेम्परेचर यूज करो, यानी तेजी से बॉईल करके बंद कर दिया। दूसरा होता है जब आप लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, टेम्परेचर कम रखो, सिम पे रखो, गैस लगे रहे दूध उसके ऊपर ही, धीरे धीरे उबलेगा, जल्दी उबलेगा नहीं, राइट। देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब उबले और हम कब दूसरा काम करें। तो वो होता है लॉन्ग टाइम लेस टेम्परेचर, एक होता है लेस टाइम एंड हाई टेम्परेचर। या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, सेकंड में दूध ऐसे क्रॉस हुआ और गर्म हो गया है, उधर से कैसा निकल रहा है, गरम गरम, स्टीम से उसको बिल्कुल एकदम से गर्म कर दिया जाता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। इससे रॉड शेप का बैक्टीरिया स्पोर बना लेगा।
फिर हमने उस दूध को ठंडा होने, पूरा ठंडा होने से पहले क्या रख दिया, फ्रिज में। इसे कहते हैं पाश्चराइज मिल्क। गर्म भी कर दिया, ठंडा भी कर दिया, बीच में नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा नहीं, इसलिए रॉड शेप का बैक्टीरिया एक्टिव हुआ नहीं। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब वो क्या करेगा, बैक्टीरिया बाहर निकलेगा। एक बैक्टीरिया ने एक स्पोर बनाया था, एक ही बैक्टीरिया वापस बाहर आएगा और फिर वो दूध को क्या कर देगा, दही में कन्वर्ट। ये है स्पोर फॉर्मेशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल थी, जब टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर ज्यादा था, क्लियर, तब वो ऐसा करते हैं। नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है, हमने बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो जब दिन बदले या कंडीशन बदले तो हम कहते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वो स्पोर बना रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया की बात करूंगा मैं बात करूंगा रॉड शेप बैक्टीरिया की। कंडीशंस को बोला जा रहा है अनफेवरेबल हैं। एज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, लैक्टो बैसिलस इन मिल्क। तो देखो मैंने ना रॉड शेप का जब बैक्टीरिया बनाया था तो देखो एक चम्मच के जैसा बनाया हुआ है, नीचे राउंड बना हुआ है, उसको स्पोर लेबल किया और ऊपर रॉड बाहर निकल रही है, दिखा आपने बनाया ना चार शेप। तो वो जो चार शेप है उनमें से एक जिसमें से रॉड बाहर निकल रही है, उस गोले में से वो गोला कौन है, स्पोर। एक ही सेल बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यानी कैसा रिप्रोडक्शन है, एक सेल था एक ही रहा, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पोर है बस, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, इतना याद रखो। एज रॉड शेप बैक्टीरिया फॉर्म्स एंडोस्पोर, these are thermal resistant and can escape pasteurization। ये पाश्चराइजेशन को एस्केप कर लेगा। डन। दूध पे लिखा रहता है ना पाश्चराइज मिल्क, अरे प्रोसेस है गर्म से ठंडा करना, ठीक है। पहले तेज टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और उसको एकदम से क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ये पाश्चराइजेशन है। अब बैक्टीरियोस्टेटिक मेथड, ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है लेकिन बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, ठीक है। मेथड का नाम है, प्रोसेस का नाम है पाश्चराइजेशन, इसलिए दूध को भी बोलते हैं पाश्चराइज मिल्क। एक और एक मिल्क मिलता है मार्केट में टेट्रा पैक में, उसका नाम होता है
स्टरलाइज्ड मिल्क, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ यानी स्टोरेज लाइफ ज्यादा है, वो महीनों तक खराब नहीं होता, शर्त पैकेट खुलना नहीं चाहिए। स्टरलाइज्ड मिल्क का मतलब है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। नेचुरली दूध के अंदर बैक्टीरिया है ही सही, होगा ही होगा, लेकिन स्टेरलाइज्ड मिल्क जो आता है उसमें से सारे बैक्टीरिया को हटा देते हैं। उसका स्टेराइल का मतलब ही क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस ना हो। तो दूध में रिप्रोड्यूस होने वाले होते कौन थे, बैक्टीरिया, उन्हें हमने हटा दिया, इसलिए मिल्क का नाम स्टेरलाइज्ड मिल्क। मतलब स्टेरलाइज्ड मिल्क को आप लोग कोशिश करो कि वो रखे रखे जम जाए पैकेट के अंदर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर कोई छेद कर दे, कोई उसमें कोई कंटामिनेशन मिलावट कर दे, तभी संभव है, नहीं तो वो रखे रखे खराब हो जाएगा। लेकिन वो दही में नहीं बदलेगा, वो शोर नहीं होता दूध। एक और लाइन बड़ी जबरदस्त है एनसीईआरटी की, वो लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके की लाइन है जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये क्या बात हुई, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है इंग्लिश में, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मींस लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा। ठीक, तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जानो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग स्टेप होते हैं, या कहिए इवेंट्स होते हैं। दो कंपलसरी इवेंट है, एक है सिनगेमी यानी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, और दूसरा है मियोसिस। ये तो होगा ही होगा। मियोसिस के टाइम पर हम लोगों ने अपने अंदर ऑब्जर्व किया रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, या कहिए जब गैमीट एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है तो उसे गैमीट ट्रांसफर या जीन ट्रांसफर, सॉरी उसे हम लोग जीन ट्रांसफर भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर बोलोगे कितने, कम से कम 3। अब ये 3 कैरेक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक बोलना सिनगेमी है फ्यूजन, दूसरा बोलना मियोसिस है रिडक्शन डिवीजन, और तीसरा बोलना रिकॉम्बिनेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो। ये 3 कैरेक्टर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन देखे जाते हैं। अब बैक्टीरिया में जीन रिकॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन मियोसिस और सिनगेमी नहीं। फिर रिप्रोडक्शन में जनता की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। एसेक्सुअल में एक सेल डिवाइड करके 2 बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट मिलकर 1 बना देते हैं। दोनों ही केसेस में नंबर कितने हो गए, 3, राइट। 1 से बने 2 एसेक्सुअल, 2 ने बनाया 1, कितने हो गए, सेक्सुअल से 3, संख्या बढ़ गई। लेकिन जो मैं जीन रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में बता रहा हूं उससे कोई नंबर इंक्रीज नहीं होते। तो जरा चलो कंपेयर करते हैं, क्या बैक्टीरिया में जो चीजें देखी गई हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल खाती भी है या नहीं। लाइन जैसी दी है उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट दे रोड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, में लगाता हूं इसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क। मुझे थोड़ा सा इस बात पर आश्चर्य है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है वर्ड, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर देखें, हमने कहा कि अगर कोई यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता, देख लो कौन कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिस बताते इस टाइम मैंने बताया था, एक गैमोस्पीशीज और गैमोस्पीशीज। तो गैमोस्पीशीज मतलब जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। मोनेरा में लिखा है एसेक्सुअल। फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली जो करता है उसी को क्राइटेरिया मानूंगा। और तुम्हें
फेडरिक ग्रिफिथ का अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा भी याद हो तो वहां पर हमने कहा था एक टाइप का बैक्टीरिया जिसका नाम था आर कन्वर्ट हो गया था एस में, याद आया? और हमने उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, कह रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बैक्टीरिया के नंबर बढ़े थे? नहीं। बदले थे? हां, बदलना था, लेकिन नंबर बढ़ना नहीं था। देखें, फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे मैं कहूंगा क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, मैं तो सारे लिख देता हूं, सारे। एक बोला फ्यूजन ऑफ गेमीट्स या फ्यूजन ऑफ सेल होना चाहिए, सिनगेमी। दूसरा मुझे बोला कि मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होना चाहिए। तीसरा मैं मेंशन करता हूं रिकॉम्बिनेशन या जीन ट्रांसफर लिखूंगा। फोर्थ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अंतर है, यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हो, हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन। यानी मियोसिस होगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना, जहां सिंगेमी होगी डिप्लॉइड आएगा, मियोसिस होगा डिप्लॉइड का वापस क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो जनरेशंस का मतलब यहां पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, जनरेशन का मतलब यहां पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का अल्टरनेट होना। चलो चलो, तो जरा इसको कंपेयर करके देख ले कैसे एग्जाम्पल बनेंगे। सिनगेमी के केसेस के लिए हम लोग मेंशन करते हैं कौन शो करेगा, यूकैरियोटिक करेगा? हाँ करेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोटिक में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मियोसिस करेगा? करेगा। रिकॉम्बिनेशन करेगा? करेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन करेगा? करेगा। अल्ट्रेशन होगा गैमेटोफाइट सॉरी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का? हाँ होगा। बैक्टीरिया में क्या होगा? सिर्फ एक, रिकॉम्बिनेशन और जीन ट्रांसफर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी कोई फीचर बैक्टीरिया शो नहीं करता। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिर्फ रिजेम्बलेंस है, सिर्फ रिजेम्बलेंस है, सिर्फ रिजेम्बलेंस। एक कैरेक्टर के बेस पर कौन सा? जीन ट्रांसफर। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer. ये primitive type of DNA transfer तीन होते हैं, conjugation, transformation, transduction. Sort of sexual reproduction in bacteria is comparable to eukaryotic organism. Only on the basis of, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीन ट्रांसफर। बाकी कुछ ऐसा नहीं है
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। सिर्फ और सिर्फ जीन ट्रांसफर ही कंपेरेबल हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, और हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट ट्रांसडक्शन पर बेस्ड है। कंजुगेशन की अपने को जरूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। जीन ट्रांसफर का टाइप आप पढ़ते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जहां पर सेल को पढ़ा जाता है रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ऐसे नामों से। तो बैक्टीरिया इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग ट्रूली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। डन। तो जैसे एक एक लाइन लिखनी हो बैक्टीरिया के लिए, शुरू से लेकर बताता हूं। अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया या हैबिटाट ऑफ बैक्टीरिया आप लिखना कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सल या ओमनी प्रेजेंट। दूसरा, मॉर्फोलॉजी पूछे तो लिखना डाइवर्स। तीसरा, सेल टाइप या स्ट्रक्चर पूछे तो लिखना सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो लिखना सेलुलर। नेक्स्ट बोले बिहेवियर तो लिखना कॉम्प्लेक्स। मेटाबॉलिज्म बोले तो लिखना मोस्ट डाइवर्स। ट्रॉफिक मोड पूछे तो मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक, उसमें भी लिखना मोस्टली डिकम्पोजर। फिर आएगा रिप्रोडक्शन तो बोलना एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन। सेक्सुअल तो जब वो पूछेगा तो हम इतनी लाइन लिखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत है ही नहीं। यही मानो कि वो एसेक्सुअली बढ़ रहे हैं, समझे? दैट्स इट। बाकी एग्जाम्पल का नाम है माइकोप्लाज्मा, वो भी कर लेते हैं। दूसरी क्लास मेरी है तो ब्रेक माइकोप्लाज्मा के बाद प्रोटिस्टा चालू करेंगे। वैसे माइकोप्लाज्मा के बारे में एक लाइन हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ चुके हैं। उसमें एक लाइन थी, लिखा था ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो जिसमें सेल वॉल नहीं, उसके बारे में हमने एक लाइन लिखी। हमने कहा बैक्टीरिया में या मोनेरा के मेंबर या प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल का फंक्शन है डेफिनाइट सेल शेप। अब अगर जिसके पास सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब उसका सेल शेप डेफिनाइट नहीं है। यानी तो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि यहां पर सेल का शेप क्या होता रहेगा, चेंज। विदाउट सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ध्यान से सुनना, वो क्या करेंगे बेटा, इतना सीधा थोड़े ना है, तुमको क्या लगा मैं 4 लाइन में लिख दूंगा क्या? उसने एक लाइन लिखी है, हमें उससे 4 और बनानी है। विदाउट अ सेल वॉल में कहूं तो नंबर 1, पहली बात, इनका शेप कैसा हो जाएगा, बदलने वाला। इसको बोलते प्लूरोमॉर्फिक, ठीक है? या सेल वॉल नहीं है, शेप बार बार बदलते हैं, ऐसा जैसे क्या हो जाए फिर जोकर्स।
ऑफ प्लांट किंगडम। तो जिसके पास सेल वॉल नहीं होती उसके पास रिजिड कवरिंग नहीं है, तो बोल आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सॉफ्ट। आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण इनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूट। समझ रहे हैं? क्यूट, गोलू गोलू, राइट। शॉर्ट शॉर्ट स्किन, क्योंकि रिजिड कवरिंग नहीं है इसलिए इनको बोलते हैं मॉलिक्यूट। सॉफ्ट स्किन्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स, MLOs, ये आया नाम। एक तो तुमने PPLO लिखा था, ये आप बोल रहा हूं मैं MLO, इसी को बोलते हैं, किसी अलग को नहीं बोलते हैं। तो ये नाम दो क्यों बनाएंगे? हाँ तो सिंगल जान दो ना, मेरा फायदा सोचना, नहीं नुकसान है ना। अबे एक पढ़ाऊंगा मतलब दो पढ़ाऊंगा, दो पढ़ाऊंगा एक गिनेंगे, तो ठीक है ना, क्या हुआ उससे? मेरी तो है। वॉइस जारी होगी ना, तुम बोलो कि तुम्हें वीडियो पॉज करना नहीं है, तुम्हें वीडियो स्टॉप करवाना है। नहीं ठीक है, आ रही है आवाज? दो नहीं, एक ही बनाए हैं। समझा करो, पढ़ाएंगे दो, गिनेंगे कितना, ये फायदा है। इसके बाद ब्रेक करेंगे, इससे पहले नहीं। हाँ, तो ये प्लूरोमॉर्फिक हुए, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम हुआ, आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए उनको बोलते हैं सॉफ्ट स्किन्ड। मैं लिख रहा हूं, नहीं, मॉलिक्यूट का मतलब समझ जाना, सॉफ्ट स्किन्ड, जिसकी स्किन सॉफ्ट हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसलिए। सेल वॉल नहीं है इसलिए लिख सकते हो CWD, यानी सेल वॉल डेफिशिएंट। आप इसे सेल वॉल डेफिशिएंट भी कह सकते हैं। और बाकी यहां मेंशन्ड है, दे आर एरोबिक, ठीक है, वो एरोबिक हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उन्हें बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकता हूं, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई एरोबिक सेल रह जाए, इसका मतलब उसे क्या होना चाहिए? टाइम बीइंग के लिए अनएरोबिक। मैं लिखूंगा फैकल्टेटिव अनएरोब, याद रखना भाई। टाइम बीइंग के लिए इसने अनएरोबिक कंडीशन को टॉलरेट कर लिया, इसलिए नाम है फैकल्टेटिव अनएरोब। मेनी आर पैथोजन ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बाकी इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स जो होते हैं दे आर सेप्रोफिटिक, वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं।
डन। इतना ही है माइकोप्लाज्मा के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। क्या ये बैक्टीरिया के जैसे हैं? हाँ ऑब्वियसली। इनका सेल किस टाइप का है? बैक्टीरिया के जैसा, प्रोकैरियोटिक। मतलब बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं जब कोई पूछता है कि बैक्टीरिया में कैसा डीएनए मिलेगा, सर्कुलर। हिस्टोन मिलेगा? नहीं। आरएनए कौन से मिलेंगे? सारे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए जो बैक्टीरिया में मिलते हैं। अब इसमें कोई सोचने की बात थोड़ा ना कि अलग से थोड़ा लिखाया जाएगा हर ऑर्गेनिज्म के लिए। कल को बोलोगे सर रैबिट में डीएनए मिलता है क्या, हमने तो पढ़ा नहीं सर। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। जब बोल दिया सारे यूकेरियोटिक में, सारे प्रोकैरियोटिक में, तो हमें वैसा पढ़ना चाहिए। हर एग्जाम्पल के साथ नहीं लिखा जा सकता हर एक करेक्टर को, राइट। प्रोकैरियोटिक ही है, बैक्टीरिया के जैसा ही है, बस कुछ चीजों में अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं अनलाइक बैक्टीरियल सेल्स, दे रिप्रोड्यूस बाय, यहां पर रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है, उसका नाम है एलिमेंट्री बॉडीज। उसको हम लोग एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन था, बाकी सब बैक्टीरिया के जैसा। राइबोसोम 70s, डीएनए की पैकिंग नॉन हिस्टोन के साथ, डीएनए सर्कुलर, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए वैसे ही जैसे बैक्टीरिया में। बस बैक्टीरिया से अलग सेल वॉल नहीं होती है इसके पास। बैक्टीरिया से अलग इसमें बाइनरी फिजन के बजाय एलिमेंट्री बॉडीज नाम के स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी जैसे मल्टीपल फिजन, खूब सारे सेल से डिवाइड होकर खूब सारी यूनिट निकलेंगी, एक अकेला, सॉरी 2 सेल नहीं, 2 से ज्यादा निकलेंगे।